हाँ, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वांटम मैकेनिक एंड क्वांटम नंबर के बारे में देखते हैं। चलिए, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम नंबर। ओके, तो बहुत सारे ड्रॉबैक थे क्लासिकल कंसेप्ट में। जो क्लासिकल थ्योरी था वेव का और मैटर का, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक नया सामने आया, जिसका क्रेडिट जाता है हाइसेनबर्ग को, और दूसरा श्रोडिंगर। तो ये दो साइंटिस्ट है, हाइसेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। इनको यहाँ पर जो है क्रेडिट मिलता है इस जो है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, जो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने बनाया या उसको बताया। ठीक है, आपको बस शॉर्ट में बहुत सिर्फ इसका इंट्रो है। इसका डिटेल जो क्वांटम मैकेनिक्स ये बीएससी को है, मतलब डिग्री कोर्स के अंदर है, आपको डिटेल्स नहीं है। जैसे पुराना जो कंसेप्ट था, जो डेबराई और जो अदर साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज किया था कि जो पार्टिकल होता है, एनी पार्टिकल मूव्स, या जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल मोमेंटम, जिसको हम कैसे बताते हैं, p से, और पोजीशन को बताते हैं हम x से। बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर जो हाइसेनबर्ग है, सबसे पहले उसने एक जो मिस्टेक निकाली इसके अंदर, ये जो कंसेप्ट था क्लासिकल कंसेप्ट, उसने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली द पोजीशन, मतलब x, एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम, जो वो मूव हो रहा है जिस स्पीड से, ठीक है, और उसका पोजीशन के वो कहां पर है, दोनों एक साथ फाइंड करना बहुत मुश्किल है। उसने एक फॉर्मूला ये दिया था हाइसेनबर्ग ने। वो फॉर्मूला क्या था? हाइसेनबर्ग क्या बोलता है ये कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच बाय 4 पाई। पता है ना आपको? एच प्लंक्स कांस्टेंट है, 4 का वैल्यू, 4 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई आपको पता है। तो अगर यहां पर ये वैल्यूज हमको पता हो, जिसका आंसर हमको मालूम है, तो इससे नियरली इक्वल होता है क्या? डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का प्रोडक्ट, दोनों साथ में लिया। तो अगर हम मोमेंटम फाइंड करने जाएंगे तो उसका जो पोजीशन है वो अनसर्टेनिटी में चला जाता है। अनसर्टेनिटी मतलब बेयकीनी, मतलब हम उसको कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड पोजीशन पे प्रेजेंट है। समझा आपको? मतलब इसको आप पॉसिबल नहीं है बताना, ये रैंडम मिलेगा, रैंडम। अगर हम एग्जैक्टली पोजीशन मालूम करने जाते हैं तो हम उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, वेलोसिटी नहीं बता सकते। तो एट ए टाइम एक चीज निकाली जा सकती है, इसको बोलते हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So it is impossible to calculate the exact position and exact movement of electron या particle। ठीक है, ये सबसे पहले इसने बताया। ओके, उसके बाद जो बहुत सारे हमने कंसेप्ट्स देखे जो वेव के बारे में बात करते हैं, जैसे डी ब्रोगली है, जिसको हम डोबेराई बोलते हैं, और भी दूसरे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने पार्टिकल के नेचर के बारे में तो बात की, लेकिन वेव के बारे में बात नहीं की। इसका क्रेडिट जाता है सबसे ज्यादा श्रोडिंगर्स को, जिसने श्रोडिंगर्स इक्वेशन बताया कि ये जो पार्टिकल है ये एक मैटर भी है और ये एक वेव भी है। समझा आपको? जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। समझा आपको? ओके, या इसको बोलते हैं मैटर भी कहते हैं हम। सो अ पार्टिकल इज
वेव एज वेल एज, बोलो बोलो, वेव एज वेल एज, अरे बोलो ना, मैटर। डोबेराय और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका जो फॉर्मूला था लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय, अरे बोलो ना, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय सी बाय लैम्बडा लो, या आप उसको और डिराइव करते बहुत सारे, हमने 4-5 फॉर्मूले देखा ना। तो वो एप्लीकेबल किसके लिए था? मैक्रो पार्टिकल्स के लिए। क्या के लिए था वो? मैक्रो पार्टिकल्स यानी बिग पार्टिकल्स के लिए, बराबर है कि नहीं? माइक्रो पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया वो किसने दिया है? श्रोडिंगर ने। इसलिए क्वांटम मैकेनिक का फादर भी बोल सकते हैं हम श्रोडिंगर को, क्योंकि बेस जो है थ्योरी का पूरा श्रोडिंगर के इक्वेशन के ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद आया श्रोडिंगर जो वेव नेचर और मैटर दोनों के बारे में यहाँ पर बात करता है, स्पेशली वेव नेचर के बारे में। इसी वेव नेचर को यहाँ पर जो है क्या कहा गया है? वेव फंक्शन। उसने एक टर्म यहाँ पर यूज किया, क्या यूज किया? वेव फंक्शन। तो किसने दिया था ये? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने कंसेप्ट दिया वेव फंक्शन का, वेव फंक्शन। उसके लिए उसने ग्रीक लेटर का इस्तेमाल किया, साई। क्या बोलते हैं इसको? पता है ना आपको? साई। साई क्या है? साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब इसको कैलकुलेट करना, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, इंटीग्रेशन निकाल के फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये डिटेल आपको नहीं है, आपको जस्ट इंट्रोडक्शन है इसका। तो ये साई जो होता है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, या हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, एक बिग कंसेप्ट है। यहां पर इस साई की वैल्यू से हम निकालते हैं वेव फंक्शन, यानी जो पार्टिकल है या जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, उसका जो फंक्शन है, चाहे उसका मोमेंटम या पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, या उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कि वो कहां पर मिलेगा, तो ये सब साई के ऊपर डिपेंड करता है। और साई को फाइंड किया जाता है एक इमेजिनरी नंबर से। साई को कैसे फाइंड किया जाता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को कैसे लेते हैं? मैथमेटिक्स वाले मालूम है ना, आई से बताते हैं उसको। और क्या होता है इमेजिनरी नंबर? अंडर रूट ऑफ -1। ये रियल नंबर नहीं होता है इमेजिनरी नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं रहता, ये इमेजिनरी रहता है, ठीक है। नो डाउट पार्टिकल्स के फाइंड करने, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के बहुत सारे कैलकुलेशन है, मॉडर्न टेक्निक्स है, जिससे प्रोबेबिलिटी बताई जाती है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, उसका मोमेंटम इतना होगा। लेकिन इसके जो कैलकुलेशन है वो इमेजिनरी नंबर पर डिपेंड है। मतलब माइनस में वैल्यू क्या इमेजिनरी होती है ना, वो भी उसका रूट निकाल रहे अपन। अरे भाई आप बोलते हैं मेरे पास -2 रुपए है, उसका मतलब क्या है? ऐसा 2 का नोट रहता है उसमें माइनस लिखा हुआ नहीं, इमेजिनरी रहता है ना। तो वैसे ये इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसकी हेल्प से इसको फाइंड किया जाता है। ओके, ये साई वैल्यू अपने को बताता है इसका डेंसिटी, इसका क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको डेंसिटी भी हम कहते हैं। जैसे सिंपल वे में अपने 11th के केमिस्ट्री के हद तक इसको समझना है, तो जैसे ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अपना बोर का कंसेप्ट क्या है? वो बोलता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। एक ऑर्बिट है जिसमें एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बोर्स कंसेप्ट है। लेकिन जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। समझा आपको? इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, यहां पर डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। डेंसिटी क्या है यहां पर? ज्यादा है। उनको बोलकर आओ बच्चों को थोड़ा साइलेंट जाओ वरना। और आप यहां पर दूर देखेंगे तो डेंसिटी कम है, इधर डेंसिटी ज्यादा है। मतलब आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे डेंसिटी क्या मिलेगा आपको? लेस। पॉज करो। चलिए तो आगे बढ़ना है।
तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। इसी को एक ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट किया, आप देख रहे होंगे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर साई का वैल्यू है ऐसे आर में दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे नैनोमीटर में रेडियस दिया हुआ है। रेडियस जैसे जैसे बढ़ रहा है आप ग्राफ में देखेंगे यहाँ पर डेंसिटी क्या होते जाता है, कम। दिस इज द ग्राफ फॉर 1s ऑर्बिटल। लेकिन 2s ऑर्बिटल की कैलकुलेशन क्या बताते हैं अपने को, सेम ग्राफ है, ये आ रहा रेडियस नैनोमीटर में। फर्स्ट एज रेडियस इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, 0 तक पहुंचती है, फिर बाद में इंक्रीज होना शुरू होती है एक लेवल तक, फिर बाद में डिक्रीज होती है। तो 2s का ग्राफ आपको इस तरह से मिलता है। आपको हाइड्रोजन के लिए इसलिए 1s 2s 2 ही देखना है, आगे हमको जाना भी नहीं है, इन डिटेल अपने को दिया भी नहीं है। तो इन केस ऑफ सेकेंड मतलब 2s ऑर्बिटल डेंसिटी डिक्रीजेस एज रेडियस इंक्रीजेस। When it approach to the zero, जब ये जीरो पे अप्रोच होता है यहां पर या यहां पर, जब ये जीरो पे अप्रोच होता है तो दिस एरिया फॉर एग्जांपल ऐसे है नहीं लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि यहां पर एरिया ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने के इम्कान क्या है, 0। इट इज कॉल्ड नोडल। क्या बोलते हैं इसको, नोडल। मतलब नोडल क्या होता है, it is the area where the probability of finding electron is 0। तो इनको नोडल कहा जाता है, या नोड्स कहते हैं, नोड्स या नोडल्स। समझा? तो बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है आपको क्वांटम मॉडल के बारे में। फिर हम क्वांटम नंबर के अंदर डिटेल में देखेंगे कि ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल के शेप्स कैसे हैं, तमाम चीजें। ठीक है, इसको स्टॉप कर दो।